Hi folks, welcome back. So in this video, we'll look at a company from the NBFC space, that is Emerald Finance. So like any other NBFC, ये जो कंपनी है ये भी उनका लेंडिंग करता है थ्रू देयर प्लेटफॉर्म एंड उनके कोई फिजिकली ब्रांचेस नहीं, उनके एक ऐप है वहाँ से वो लेंडिंग करता है. बट ये कंपनी का थोड़ा बिजनेस मॉडल अलग है इनका. और एक स्पेसिफिकली देखूँ तो एक नया सेगमेंट है, दैट इज़ उनका EWA वाला सेगमेंट. तो EWA इज बेसिकली आपका अर्ली वेज एक्सेस. क्या मतलब है वो समझते हो, उसका बिजनेस मॉडल देखते हैं. अभी EWA बेसिकली बेसिकली आप समझ लो एक फी इनकम जैसा कमाता है कंपनी एमरल्ड फाइनेंस बाय टाइंग अप विद बिग कॉर्पोरेट्स या MSME प्लेयर्स, MSME एंटरप्राइजेस के साथ टाइप करते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड जो भी है, ठीक है, इन इंडिया. तो यहाँ पे वो कैसे काम करते हैं वो देखते हैं. अभी एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एमरल्ड फाइनेंस जो है दे हैव टाइड अप विथ इन्फोसिस. एग्जांपल लेते हैं. अभी इन्फोसिस के जो भी एम्प्लॉयज़ है दे हैव एक्सेस टू EWA वाला सेगमेंट. EWA इज बेसिकली अर्ली वेज, ठीक है, मतलब उसको पहले जल्दी मिल जाता है पैसा. अभी अज्यूम करते हैं कि एक एम्प्लॉय है इन्फोसिस का जो 1 लाख रुपीज़ के आसपास कमाता है. अभी अगर वो जो एम्प्लॉय है उसको थोड़ा पैसा शॉर्ट पड़ रहा है बाय एंड ऑफ दैट मंथ, 20-25 तारीख तक उसको खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो उसको इमीडिएट फंडिंग का ज़रूरत है, राइट. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से अच्छा है दे कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम. अभी क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वो पेमेंट किया नहीं टाइम पे तो वहाँ पे आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो सकता है, फिर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज भी हो सकता है. तो यहाँ पे ये जो कंपनी है एमरल्ड फाइनेंस, दे डोंट चार्ज इंटरेस्ट, कोई EMI और कोई इंटरेस्ट फ्री रेट है, खाली उनका एक फ़ी इनकम जैसा आता है. तो इस फॉर बैंक्स के लिए, अगर बैंक्स को भी अगर ये EWA वाला जो सेगमेंट है उनको कॉल में पूछा था कि कोई बैंक क्यों नहीं करता है, तो उन्होंने बोला बैंक्स को अलाउड नहीं, क्योंकि RBI जो बोलता है कि दे हैव टू लेंड, जो भी वो लेंड करता है कस्टमर को वो इंटरेस्ट वाला ही होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट वाला होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री नहीं हो सकता. तो इसलिए एमरल्ड फाइनेंस का एक यहाँ पे एक मोड जैसा समझ सकते हो कि दे आर द ओनली वन करंटली, अगर देखो तो इंडिया में स्पेसिफिकली वो जो ये सेगमेंट में कैटर कर रहे हैं, एंड ये मार्केट भी बहुत एक्सपांड कर रहा है. तो अभी जो एम्प्लॉय है, ठीक है, एग्जांपल पे जाते हैं, 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं, बाई 20th ऑफ दैट मंथ उसका पैसा खत्म हो जाता है, 1 लाख रुपीज़ खत्म हो जाता है. अभी एम्प्लॉय जो है वो बोलेगा एमरल्ड फाइनेंस को कि यू हैव टाइड अप विद आवर कंपनी इन्फोसिस के साथ, तो यू कैन गिव मी 40,000 रुपीज़ के आसपास. मुझे 40,000 रुपीज़ के आसपास का ज़रूरत है इन दिस नेक्स्ट 10 days, ठीक है. 20th को लेंडिंग करता है, 20th को अगर वो ऑप्ट करता है फॉर द लोन. सो 40,000 रुपीज़ के आसपास आ जाता है टू द एम्प्लॉय. उसका नेक्स्ट 10 दिन का भी खर्चा निकल जाता है. अभी नेक्स्ट मंथ जब उसको सैलरी क्रेडिट होगा टू द जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, तो 40,000 माइनस करके मिलेगा, राइट. तो 1 लाख जो आने वाला था उसको उसके बदले आएगा 60,000 के आसपास. बट यहाँ पे और एक जो है फीस इनकम जो होता है वो एमरल्ड फाइनेंस कमाएगा, दैट वुड बी अराउंड 2% ऑफ द अमाउंट जो भी उसने डिसबर्स किया था टू द कस्टमर, जो उसने लोन दिया था. तो 2% ऑफ 40,000 वुड बी अराउंड 800 रुपीज़ के आसपास, राइट. सो 800 रुपया जो है वो एमरल्ड फाइनेंस कमाएगा फ्रॉम दिस. बस मतलब उतना ही है उनका ये EWA वाला सेगमेंट को आपको समझने के लिए. तो ये कम्प्लीटली फ़ी इनकम वाले सेगमेंट से कमाते हैं. तो नेक्स्ट मंथ जो कस्टमर है, ठीक है, उसको 60,000 नहीं आएगा, यू वुड गेट 59,200 रुपीज़, राइट. क्योंकि वो 200 रुपया, वो जो 800 रुपया, वो दैट वुड बी टेकन ऑफ बाय एमरल्ड फाइनेंस. सो अभी इनका नंबर्स देखते हैं. ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है, गाइडेंस भी अच्छा है, एंड उनका एग्जीक्यूशन भी ऑन ट्रैक है. अभी इनका सेल्स में ग्रोथ आया फॉर Q2 ऑफ FY26, उनका सेल्स में ग्रोथ आया अराउंड 38% के आसपास. इबिटा में ग्रोथ आया 55%. इबिटा मार्जिन स्टैंड एट 79%, वैसे लास्ट क्वार्टर अराउंड लास्ट ईयर बाय हुआ 70% के आसपास था. एंड पैट में ग्रोथ आया अराउंड 66%. पैट का मार्जिन इज अराउंड 52% वर्सेज 41% ऑन अ YoY बेसिस. तो इतना हाई मार्जिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई मतलब एज सच कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, उनका कोई ब्रांच नहीं है फिजिकल, दे जस्ट ऑपरेट थ्रू उनके एक ऐप है. एंड उनका अगर देखो तो H1 में भी, ठीक है, मतलब Q1 प्लस Q2 क्यूम्यूलेटिव उनका सेल्स में ग्रोथ है अराउंड 77%, इबिटा में ग्रोथ है 90% के आसपास, एंड पैट ग्रो 120%, मतलब 100% प्लस का ग्रोथ है. तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा खासा मिल रहा है एवरी क्वार्टर, ठीक है, जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ तब से उनको मिल ही रहा है. अभी करंटली उनका तीन सेगमेंट है, ठीक है, वहाँ से उनको रेवेन्यू आता है. एक हो गया उनका इंटरेस्ट इनकम. तो ये क्या करता है, इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही बिजनेस है. उसका मतलब क्या,
तो ये जो को लेंडिंग जैसा होता है, दे टाई अप विद HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, ये सब के साथ टाई अप करता है एंड दे एक्ट एज अ ओरिजिनेटर, लोन डिस्ट्रीब्यूटर जैसा, एंड वहाँ से वो फीस इनकम मिलता है उनको। तो समझ लो कि अगर they find clients, they find the customers that are capable of getting that amount, एंड उसका सब प्रोसेसिंग का काम, उसका चेक करना, उसका इनकम चेक करना, उसका डॉक्यूमेंटिंग का काम, ये सब वो करते हैं। एंड वहाँ से वो, अगर समझ लो उसने अगर 1 लाख का लोन दे रहा है टू द कस्टमर, तो दे आर जो पैसा होएगा दैट वुड बिलोंग टू HDFC बैंक, एग्जाम्पल दे रहे हैं, HDFC, कोटक, पूनावाला, जिसके साथ भी टाइप किया है। तो दे आर हेल्पिंग दीज बिग बैंक्स, दीज बिग NBFCs, उनके बुक में लोन बुक का एडिशन आ रहा है। तो यहाँ पे दे अर्न अ फीस इनकम, ठीक है, तो 1-2% के आसपास का उनका कमीशन मिलता है। तो ये हो गया उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस। तो 48% रेवेन्यू वहाँ से आता है। दूसरा एक है उनका 48%, एक उनका एक प्लेटफॉर्म है shubhbank.com करके, वहाँ से वो खुद से लेंडिंग करता है। तो दे आर इनटू MSME लेंडिंग हो गया, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, रिटेल लोन्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हो गया, ये सब सेगमेंट में भी कैटर करते हैं। तो रिमेनिंग 48-49% वहाँ से आता है। एंड जो 2-3% जो बाकी है, दैट इज़ फ्रॉम द EWA वाला सेगमेंट। तो ये EWA वाला बहुत छोटा सेगमेंट है, वो आगे जाके वो बोल रहे हैं अराउंड 5-10% के आसपास हो सकता है इन कमिंग फ्यू ईयर्स। तो जैसे जैसे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो दैट इज़ अ गुड नंबर फॉर देम एज वेल। तो इनके करंटली क्लाइंट्स देखूँ तो 145 क्लाइंट्स के आसपास है। लास्ट क्वार्टर 1 में 90 क्लाइंट्स के आसपास थे। तो 50-55 क्लाइंट्स के आसपास उन्होंने ऐड किए इन स्पेसिफिकली दिस क्वार्टर। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ऑल्सो उनका अगर देखूँ तो FY26 के एंड तक उनका गाइडेंस क्या है, दैट दे वांट टू एंड बाय रीचिंग क्लाइंट्स ऑफ अराउंड 250 क्लाइंट्स प्लस, ठीक है। अभी 145 है, तो मतलब और 100-105 क्लाइंट और ऐड करना है इन कमिंग 2 क्वार्टर्स। तो उनको एवरी क्वार्टर 50 के ऊपर क्लाइंट्स ऐड करना ही पड़ेगा टू रीच दैट टारगेट। तो बट कंपनी एग्जीक्यूट भी कर रहा है, तो इट इज़ अ गुड फॉर देम एज वेल। कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट भी कर रहा है जो बोल रहा है। एंड उन्होंने पहले भी FY24 के आसपास उनका गाइडेंस था कि उनको जो पैट है उनका, दैट वुड 8x या 10x इन कमिंग 3 ईयर्स, ठीक है, 3-4 साल में। तो FY24 में उनका पैट वॉज अराउंड 4-5 करोड़ के आसपास का पैट था। तो अगर समझ लो 10x भी करते हैं, ठीक है, 8 to 10x, तो दैट कम्स टू अ पैट ऑफ अराउंड 30-40 करोड़ बाय एंड ऑफ FY27। तो वो बोल रहे हैं कि दे आर ऑन ट्रैक, ठीक है। 1-2 क्वार्टर यावा हो सकता है, उन्होंने ये स्पेसिफिकली कॉल में बोला था, 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो मोटा मोटा तो ट्रैक पे ही है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड करेंटली उन्होंने बोला उनका NPA भी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक उनका केस हो गया था कि यहाँ पे NPA उतना ज़्यादा बनता नहीं, क्योंकि वो टाइप करता है विद द कॉर्पोरेट, ठीक है। तो मतलब ऐसा रेयर ही होगा जब इन्फोसिस जैसे कंपनी वुड गो बैंकरप्ट, ठीक है, तो ही हो, तो पेमेंट नहीं होएगा। बट यहाँ पे एक ऐसा हुआ था कि उनका एक केस था, एक तो उनका था एक बिजनेस लोन वाले सेगमेंट में, मतलब वो जो shubhbank.com है, वहाँ से जो लेंडिंग किया था, वहाँ पे उनका एक NPA था, दैट वाज अराउंड ऑफ 30,000 रुपीज़। तो कुछ ज़्यादा खासा कुछ था नहीं, तो उतना कुछ इम्पैक्ट होएगा नहीं, तो वो राइट ऑफ कर डाला था उनको ना। एंड जो 2 NPA दो दैट वर इमर्ज्ड फ्रॉम द EWA वाले सेगमेंट में से, तो दैट वाज ऑफ अराउंड 8,000 रुपीज़ के आसपास, एंड एक था 6,000 रुपये के आसपास। तो एक उन्होंने बोला कि एक जो कस्टमर है, तो दैट इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो भी पैसा मिल ही जाएगा इन अपकमिंग 1-2 क्वार्टर्स। एंड जो दूसरा जो NPA था, वो बेसिकली हुआ था कि जो कस्टमर, जो भी एम्प्लॉय को उन्होंने दिया था लोन दिया था, वो उनको जो वो छोड़ने वाला था, तो नोटिस पीरियड पे था, ठीक है। तो बट उसने उसके पहले ही छोड़ दिया। तो जो एम्प्लॉयर, ठीक है, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो नोटिस पीरियड पे था, एंड दे कुड नॉट गिव द लोन टू द, वो पे नहीं किया उसने, तो उन्होंने भी बोल दिया कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू एमराल्ड फाइनेंस। तो ये थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं है। तो वो 6,000 रुपये के आसपास था, तो वो तो बहुत रेयर होता है, उन्होंने वो भी बोला था। तो ये होगा उनका NPA के बाद। तो 1-2 NPA ही है, एंड दे आर टेलिंग कि वो भी रिकवर हो सकता है इन आगे जाके। मार्जिन का अगर देखूँ तो इतना हाई मार्जिन जो है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो 79% के आसपास का जो मार्जिन है उनका, उन्होंने बोला दैट वुड बी मेंटेन, एंड 75-80% का दे आर टेलिंग कि मार्जिन रहेगा फॉर FY26। ऑल्सो उनका पैट मार्जिन का भी बात करूँ तो दे आर टेलिंग 40-45% के आसपास रहेगा, जो अभी अराउंड 50% के आसपास है। तो वो भी ठीक ठाक है, उसके ऊपर ही चल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड।
एंड उन्होंने बोला है उनका करंटली यहाँ पे आप लोन बुक का ग्रोथ नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर जो ईडब्ल्यू वाला सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉय लेता भी है लोन, तो उसको मैक्सिमम 20-25 एक महीने के अंदर वो लोन पे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो जो सैलरी क्रेडिट होगा ऑफ दैट कस्टमर, उससे तो पूरा लोन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोन बुक तो उतना कोई बिल्डअप होएगा ही नहीं इन द ईडब्ल्यू वाला सेगमेंट, राइट। तो यहाँ पे दे आर टेलिंग कि उनका करंटली डिसबर्समेंट, तो यहाँ पे हमें डिसबर्समेंट देखना पड़ेगा। डिसबर्समेंट बेसिकली क्या हो गया, कितना लोन बांटा है उन्होंने ये क्वार्टर, ये महीने। तो दे आर ऑन ट्रैक। उनका अभी करंटली देखो तो डिसबर्समेंट्स अराउंड 6-7 करोड़ के आसपास का पर मंथ का डिसबर्समेंट है उनका। एंड वो बोल रहा है कि आगे जाके FY 26 के एंड तक, मार्च 2026 तक, दे वांट टू एंड बाय डूइंग 15 करोड़ मंथली डिसबर्समेंट, ठीक है, मतलब अराउंड 2.5 टाइम्स करने वाला है मंथली डिसबर्समेंट। तो मतलब दे आर टाइंग अप विद ये सब जो नए नए कॉर्पोरेट्स के साथ, जितना ज़्यादा टैप करेगा उतना अच्छा है कि ज़्यादा डिस्बर्स कर पाएंगे। एंड करेंटली उनका जो रिटेल वाला जो बुक है, ठीक है, MSME रिटेल जो शुभबैंक.com वाला मैंने बोला, वहाँ पे उनका लोन बुक इज अराउंड 80 करोड़ के आसपास। मार्च 2025 में अराउंड मार्च 2025 मतलब Q4 के एंड तक, Q4 FY 25 तक उनका बुक का साइज था अराउंड 80 करोड़ के आसपास। अभी वो 100 करोड़ के आसपास हो गया, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ऑल्सो उनका उनका उन्होंने बोला है कि उनका जो अभी करंटली लेवरेज रेशियो, ठीक है, डेट टू इक्विटी या लेवरेज जो भी बोलना है आपको, दैट इज अराउंड 0.5 के आसपास। एंड दैट कैन ईजिली गो टू 1 टाइम के आसपास। तो इसलिए उनका अभी रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव हो सकते हैं आगे जाके, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड ऑल्सो मेनली ये जो ईडब्ल्यू वाला जो सेगमेंट है ना, इससे बेसिकली समझ लो कि ये कस्टमर को अक्वायर करने के लिए कॉस्ट लगता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऐसा समझ लो। एंड उसके बाद दे कैन क्रॉस सेल दिया प्रोडक्ट, मतलब अगर एक कस्टमर जो है, ठीक है, एक एम्प्लॉय जो है कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, अगर उसने उसके ईडब्ल्यू वाला सेगमेंट केटर किया है, कि यूज़ किया है 2-3-4 महीना, ठीक है, तो उसको वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ट्रस्ट हो जाता है। एंड फिर वो बोल सकते हैं एमराल्ड फाइनेंस की, अगर आपको एक होम लोन चाहिए, आपको ऑटो लोन चाहिए, 2 व्हीलर के लिए लोन चाहिए, कोई कमर्शियल व्हीकल है, ठीक है, मतलब MSME कोई धंधा चालू करने साइड पे, तो उसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे एक मेन तो उनका मेन, जैसे बजाज फाइनेंस का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है आपका, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गया, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न। उसके बाद वो फंसाता है कि भाई आप ले लो ये लोन ले लो, होम लोन ले लो, ये ले लो, लैप ले लो, MSME लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो। तो मेन उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, तो एंट्री पॉइंट फॉर दैट कस्टमर इज ईडब्ल्यू है। एंड उसके बाद वो क्रॉस सेल करता है दूसरे सब उनके प्रोडक्ट्स। तो कंपनी अच्छा है, गाइडेंस भी अच्छा है, एंड वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं एवरी क्वार्टर। एंड गोल्ड लोन भी वो मतलब डिसबर्स करता है, तो वहाँ से भी उनको फीस इनकम के आसपास आ जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो छोटा कंपनी है, 200-300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, ठीक है, तो मतलब रिस्की कंपनी है। एंड एग्जीक्यूशन तो अभी तक तो कंपनी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको पोजीशन भी बिल्डअप करना है, ठीक है, नो रिकमेंडेशन, तो आपको ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में मतलब पूरा पैसा डालना है, आपको एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा। सब कंपनी में देखना पड़ेगा ये, बट यहाँ पे जो ऐसे छोटे कंपनीज होते हैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है। तो डिसबर्समेंट्स अगर देखूँ तो Q2 के आसपास वो 6 करोड़ के प्लस कर रहे थे, एंड एंड ऑफ FY 26 तक 15 करोड़ के प्लस का बात कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। एंड ये जो सर्विस फी एज आई टोल्ड, तो 1.52% के आसपास जो चार्ज करते हैं, तो पूरा एनुअलाइज्ड अगर देखूँ तो दैट कम्स टू अराउंड यील्ड, जो रेट पे वो लेंड करते हैं कस्टमर को, तो दैट कम्स टू अराउंड 30% के आसपास उनको एनुअलाइज्ड ROI मिलता है ऑन ये जो ईडब्ल्यू वाला सेगमेंट है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। छोटा कंपनी है, गाइडेंस अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी आ रहा है, एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे हो सकता है, एंड वैल्यूएशन है ऑल्सो वेरी रीजनेबल। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।